चलिए, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में, किस तरह से इनका विकास हुआ, इनके उदय के क्या क्या कारण थे। क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत यहीं से आपको मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपको कोई राजनीतिक राजवंश नहीं मिला। इतिहास में हम जो पढ़ते हैं वह राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, कौन से राजा ने कितने समय तक शासन किया, उसकी नीतियाँ क्या थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। अभी तक तो हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल पढ़े, वहाँ पे हमें कोई विशेष राजतंत्र देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का जीवन अस्थायी नहीं हो पाया था और वे अपने अस्थायी जीवन के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, आपने देखा कि इस पहले तो ये प्रश्न उठता है कि 16 महाजनपदों का उदय क्यों हुआ। भारत की द्वितीय नगरीय सभ्यताओं का यहाँ पे उदय हो रहा है। पहली जो नगरीय सभ्यताएं थी, आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित और बहुत मैच्योर सभ्यता थी, लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि हमें उसके बहुत सारे चीज़ों पर आज भी संशय पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि वह हमारी आदि ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं जो है, जिनके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, उन चीज़ों को हम एनालाइज करके उस सभ्यता के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उनके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों का कुछ दूसरा महत्व होगा। हम आज उन्हें आज की चीज़ों से कोरिलेट करके हम उसके संबंध को स्थापित कर रहे हैं जो है। तो इस तरह से उस सभ्यता के बाद जो है ऋग्वैदिक सभ्यता आई, और ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आई जो है। इन सभ्यताओं का विकास सीमित अवस्था में हुआ। अब उसका कारण जानिए, क्यों सीमित अवस्था में हुआ। भारत में जंगल या वनों की बहुत अधिकता थी। आपको पता है भारत में करीब पूरे भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है। करीब 4000 नदियां भारत में लगभग प्रवाहित होती हैं, बड़ी से लेकर छोटी नदियां। तो नदियां इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होने के कारण डेल्टा का निर्माण हुआ, और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण वनों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, जीव जंतुओं की अधिकता हुई। और ये जो डेल्टा वाला जो प्लेस होता है, जिसे हम नदियों का दोआब कहते हैं जो है, वहाँ पर मिट्टी के हर साल नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, और इसके कारण वहाँ पे उर्वरता बहुत ज़्यादा होती है जो है। और आपको ये पता होगा, गंगा का जो दोआब है विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। और अगर आप ये भी जानते होंगे, अगर विश्व इतिहास पटल के बारे में कुछ अगर आपको भान होगा, कि भारत टॉप 10 उपजाऊ वाले क्षेत्रों में, 10 टॉप 10 उपजाऊ वाले क्षेत्रों में भारत की गिनती होती है। हालांकि अलग बात है कि भारत के पास लैंड कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ क्षेत्र है वो भारत के पास है। आपको पता होगा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, लेकिन उपजाऊपन क्षेत्रों में जो है, जो उसके क्षेत्रफल का विस्तार है, वह सबसे ज़्यादा है। आपने इसके पहले जो क्लास में पढ़ा होगा कि लोहे का प्रयोग विश्व में सबसे पहले हित्ती जनजातियों ने किया, और आपने देखा कि हमारे यहाँ पैरेलल ढंग से जो है एक क्रम से संस्कृतियों का विकास हुआ। पहले आपने देखा पुरा पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आया, ताम्र पाषाण काल आया, फिर कांस्य काल आया, फिर उसके बाद आपका लौह काल आया। ये उत्तर भारत में जो है एक क्रम चलता रहा जो है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या हुआ, जैसे ही उनके पास जो है नवपाषाण काल खत्म होता है, और वहीं से उनके पास लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। आपको पता होगा जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, बाबा बुदन की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लोहे के पर्याप्त भंडार हैं। तो ये जो हित्ती जनजाति थी जो है, इन्हें लोहे का सबसे पहले प्रयोग करना सीखा यूरोप के थे जो है ये, लेकिन इन्होंने दुनिया को इससे दूर रखा। लेकिन 1200 ईसा पूर्व के आसपास जब इनकी संस्कृत का प्रसार दूसरी जगह हुआ जो है, तो उससे लोहे का ज्ञान निकलकर अन्य महाद्वीपों पर फैल गया। और 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपका एक अंतरजी खेड़ा है, वहाँ पर लोहे के सबसे प्राचीन प्रयोग करने के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद लोहे का पर्याप्त मात्रा में जो भंडार था, मगध और जो आप बिहार की जो चर्चा करते हैं, आज बोकारो का क्षेत्र है, लोहे के बहुत पर्याप्त भंडार है वहाँ पे। तो वहाँ से इन्होंने लोहे का प्रयोग किया। और आपको पता होगा कि पेड़ों को काटने के लिए या जंगल को साफ करने के लिए जो है लोहा एक सख्त धातु है, और तांबा और कांस्य इतनी ठोस धातु नहीं थी जो है, जिससे कि बड़े बड़े पेड़ों को काटकर जंगल को साफ किया जाए। तो इसलिए इसे लौह क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा कि इस मॉडर्न युग को हम आयरन एज कहते हैं, लौह युग कहते हैं।
अर्थात अगर आज की सभ्यता से लोहे को निकाल दिया जाए तो शायद हम फिर उसी आदि मानव जीवन काल में या फिर हम उसी आदिम समाज में या बैलगाड़ी युग में चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी मेटल के पास इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं, इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वह इतनी बड़ी सभ्यता का वह विकास कर सके। कहने का मतलब ये है कि आज आप देख रहे हैं, चाहे कल कारखाने हो, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे बड़ी बड़ी मशीनें हो, जो है घर बनाने में आप लोहे का, माने हर चीज़ में लोहे का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे पृथ्वी में 35% जो है वह लोहा पाया भी जाता है। सबसे ज़्यादा लोहे की अधिकता भी है मेटल के रूप में अगर हम देखते हैं जो है। तो हम अगर बात करते हैं 16 महाजनपदों की जो है, तो लोहे का प्रयोग जब प्रचलन मात्रा में तेजी से बढ़ा जो है, तो हथियार बनाए गए, कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, पेड़ों को काटा गया जो है। और जो गंगा का मैदान था, ये वर्षा के समय तो यहाँ अच्छी बारिश होती थी जो है, यहाँ वृक्ष विरल थे जो है। वृक्ष विरल होने के कारण क्या था, हर साल बाढ़ आ जाती थी जो है, पेड़ पौधे डूब जाते थे, बहुत सारे पेड़ सूख जाते थे जो है, इसलिए यहाँ घने जंगल नहीं थे जो है। अभी आप सेवन सिस्टर की बात करिए या जो झारखंड खंड का जो इलाका था बहुत घना था, इसलिए सभ्यताएं यहाँ बाद में आई। तो उत्तर भारत में सभ्यताओं का पहले विकास हुआ, उसका कारण ये था कि यहाँ पे घने वन थे, वनों को काटा गया और काटने के बाद जो है उपजाऊ मैदान बनाया गया। और आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और ऋग वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। तो इस तरह से कृषि में ही पशुपालन दोनों को रखा गया है जो है, जहाँ से इनके विकास को एक धारा मिली। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो बलि होती थी जो है, अभी उस दिन एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था, बलि उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में एक स्वैच्छिक कर था, जिसे कि राजा को या जो उस कबीले की रक्षा करता था उसे स्वेच्छा से उनके द्वारा, कबीले के द्वारा उपहार में चीज़ें दी जाती थी। इसके पास दूध होता था वो दूध दे देता था, जिसके पास अनाज होता था, फल होता था, सभी लोग अपनी एक्सेस चीज़ों को जो है जनस्य गोपा जो उनकी रक्षा करता था उसे दे देते थे जो है। लेकिन ये क्या था, स्वैच्छिक था जो है, अनिवार्य नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में आप देखेंगे जो है कि ये जो बलि थी जो है उसे कर में बदल दिया गया और उस कर को अनिवार्य कर दिया गया और ये एक आदर्श भाग रखा गया 1/16, माने 16% जो है आपको देना अनिवार्य है, जो चीज़ें आपकी उत्पादित हो रही हैं जो है। इससे जो कबीले का मुखिया था जो है या जो जनस्य गोपा था, इससे पहले उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रामीणी होता था गांव का मुखिया, विषपति होता था ब्लॉक का मुखिया, कई विष मिलकर जो है जनपद का निर्माण करते थे, इसे हम जनस्य गोपा कहते हैं, इसे आज का हम जिला कह सकते हैं जो है। और यही जो जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो जनस्य गोपा था, गोपा का मतलब राजा होता है, बाद में उसने क्या किया, जब उसे अनिवार्य रूप से कर मिलने लगा जो है, वह निरंकुश होने लगा और अपनी रक्षा करने के लिए जो है या अपनी सहायता के लिए बड़ी बड़ी सेना रखने लगा, बड़े बड़े किले बना लिए जो है, और यहीं से जो है वह राजनीतिक इतिहास या राजवंशों का उदय होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। अब जो 16 महाजनपद हैं, ये 16 महाजनपद उत्तर भारत में 15 महाजनपद थे, केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में था जो है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं जो है, आपका जो ये यहाँ पर आपका पोटान या पोतली था जो है, जो कि इसकी राजधानी आपकी जो है असमक की राजधानी पोतली थी जो है या पोतान थी जो है, और ये गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ था। बाकी जितने हैं जो है उज्जैनी और ये सब ऊपर वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं मगध और ये सब उत्तर भारत में आते थे। तो जो 16 महाजनपद थे जो है, इसमें 2 आपके पास गणराज्य थे जो है और 14 जो है महाजनपद थे। लिच्छवी गणराज्य और आपका मल्ल गणराज्य था जो है, जबकि लिच्छवी गणराज्य में 8 गणराज्य थे। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध कालीन 10 गणराज्य जो है, और वहाँ पे जो है मल्लों के पास दो गणराज्य थे और लिच्छवी के पास 8 गणराज्य थे। इस तरह से लिच्छवी जो गणराज्य था सबसे ज़्यादा पावरफुल गणराज्य था जो है अपने समय का। तो ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद जो आपको देखने को मिलते हैं, उनकी कौन सी राजधानियां थी, कौन सी नदी के किनारे में बसे हुए थे जो है, यह जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। तो मैप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो है कि आपके पास यहाँ पे कांधार है, कांधार है जो है, जिसकी राजधानी यहाँ पे आपका तक्षशिला है जो है। उसके बाद आपका पेशावर है, आपका जो है कुरु है, हसीनापुर है, पांचाल है, मल है,
ये श्रावस्ती है, आपका अयोध्या है, काशी है, प्रयाग है, कौशाम्बी, वत्स, ये सब क्या थे जो है आपके जनपद थे जो है। और आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा के किनारे करीब आपके 9 जनपद थे जो है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गंगा का महत्व प्राचीन भारत में हमारे लिए क्यों ज़्यादा था और किस तरह से उन्होंने अपनी गतिविधियों को संचालित किया। यहाँ पे दिया हुआ है गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे जो है और 5 अन्य नदियों के किनारे थे और 6वां दक्षिण भारत में आपका जो था वह आपका अश्मक था जो है। बाकी जो है इस तरह से आपके पास 16 महाजनपद है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा और इसके कारण उनकी उपज बढ़ गई और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ। विविध शिल्पों का, विविध उद्योगों का विकास हुआ, जिसके कारण ऋग्वैदिक कबायली जनजीवन में दरार आ गई और क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ और नगरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। बुद्ध के समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें आपके अंगुत्तर निकाय से मिलती है जो है। यही प्रमाण एथेंटिक है। हालांकि भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपद दिए गए हैं जो है, लेकिन उसकी सारणी आज की सारणी से मेल नहीं खाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले 16 महाजनपदों का अस्तित्व कहाँ पे जानकारी मिलती है, तो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जहाँ से 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। अब यहाँ पर हमें इनकी राजधानियां याद करनी होगी जो है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है फला महाजनपद की कौन सी राजधानी थी जो है। तो काशी आपका उत्तर प्रदेश में है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी जो है। कौशल, जिसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी जो है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अंग, जो कि भागलपुर में है, वर्तमान में बिहार में है, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध, ये भी बिहार में है, आपके राजगिरी के पास में, और इसकी राजधानी गिरिब्रज थी जो है। और वज्जी, ये आपका जो है गणतंत्र है जो है, और इसका जो है आपका विदेह और मिथिला है। और मल्ल जो गणराज्य था जो है, इसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी। और चेदी जो है ये आपका महाजनपद है जो है, ये उत्तर प्रदेश में है, जिसकी राजधानी शुक्तमती थी जो है। वत्स जो इलाहाबाद में है और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है और जो दिल्ली में है वर्तमान में। पांचाल, यहाँ की हमारे जो है महाभारत की प्रसिद्ध जो वो है पांचाली जो है, इसी यहीं की राजकुमारी थी जो है। तो पांचाल की 2 राजधानियाँ थी जो है। उत्तरी पांचाल की ऐच्छत राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वह काम्पिल्य थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी जो है, और ये भी उत्तर प्रदेश में आपका है, वृंदावन का क्षेत्र। मत्स्य महाजनपद, उसकी राजधानी विराटनगर थी, ये आपका राजस्थान में है वर्तमान में। अश्मक, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे जो है, इसकी राजधानी पोटली या पोटान है जो है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, दक्षिण भारत में, वर्तमान में महाराष्ट्र में है ये आपका। और गांधार आपका जो है इस समय पाकिस्तान में है जो है, गांधारी यहाँ की थी जो है, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक है जो है, ये आपका जो है राजस्थान में है। और उसके बाद है अवंती। तो अवंती जो आपका है ये मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी उज्जैनी है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ था, और दूसरी राजधानी इसकी महिषामती थी। तो इस तरह से आपको 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है जो है। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद था उसका नाम था मगध, क्योंकि भारतीय राजनीतिक इतिहास की शुरुआत मगध जनपद से होगी जो है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि किस तरह से बिंबिसार ने जो है अपने राजनीतिक हर्यक वंश की स्थापना करता है, वहीं से भारतीय इतिहास के पटल की शुरुआत होती है। तो प्रारंभिक इतिहास के प्रारंभिक राजवंशों के उदय में मगध का अपना विशेष महत्व है। अब मगध का अपना विशेष महत्व होने का कारण है वह पूरी तरह से जो है उपजाऊ क्षेत्र था जो है, गंगा के किनारे बसा हुआ था जो है। गंगा सोन नदियाँ उसको चारों तरफ से सीमाएं बनाती थी। और ये मगध का जो विस्तार था जो है, ये आपका पटना से लेकर, पाटलिपुत्र से लेकर बनारस तक फैला हुआ था। काफ़ी लंबा क्षेत्र भी इनके पास था। और ये जिस क्षेत्र में बैठे हुए थे जो है, यहाँ पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में जो है लौह धातुएं भी प्राप्त हुई थी जो है, जिसके कारण ये अच्छे हथियार बना सकते थे, अच्छे सैनिक रख सकते थे। अधिक अनाज उपजाने के कारण इनके पास अच्छी सेना थी। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने 16 महाजनपदों में एकीकरण करने का प्रयास किया। अगर हम राजतंत्रों की बात करते हैं जो है, तो ये जो राजतंत्र में जहाँ राजा होता था, राजा का शासन होता था, उसे राजतंत्र कहते हैं। 14 राजतंत्र थे हमारे पास। इसमें कौशल, अवंती, वत्स और आपका मगध, 4 जो है शक्तिशाली थे। बाद में मगध ने क्या किया, सबको अपने अंदर जो है धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद बुद्ध
काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो गणराज्य था वह वैशाली था। वैशाली के लिच्छवी थे जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बुद्धकालीन गणराज्य वैशाली जो था, इसमें जो है 8 गणराज्य थे जो है, और उसमें जो है लिच्छवी जो थे सबसे ज़्यादा ताकतवर थे जो है। अगर हम बात करते हैं बुद्धकालीन गणराज्य की जो है, तो यहाँ से जो बुद्धकालीन जो गणराज्य है जो है, वहाँ के कौन गण के प्रमुख थे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो है। तो बुद्धकालीन 8 गणराज्य वज्जी संघ में थे और 2 गणराज्य मल्ल संघ में थे जो है। तो आप देखेंगे कि कपिलवस्तु के शाक्य जो है, तो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे जो है, आपको पता होगा कपिलवस्तु नेपाल की तराई में स्थित है जो है, और यह महात्मा बुद्ध का जन्म स्कूल में होने के कारण आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे जो है, वो कपिलवस्तु के प्रमुख थे जो है, और इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और बुद्ध का जन्म जो है शाक्य कुल में होने के कारण शाक्य कुल अपने समय में बड़ा पवित्र कुल माना जाता था। उसके बाद है सुमसुमार के भग हैं, आपके अलकप के बुली हैं, केशपुत्र के कलाम हैं, रामग्राम के कौली हैं, कुशीनारा के मल्ल हैं, पावा के मल्ल हैं आपके, और पिपलावन के मौर्य हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं, और मिथिला के विदेह हैं जो है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों गणराज्य हैं जो है, ये गणराज्य अधिकांशतः जो है बिहार में और उत्तर प्रदेश के जो है वह उत्तरी वाले क्षेत्र में है जो है। जैसे आप मिथिला की बात करते हैं, मिथिला के विदेह जो है जनक से संबंधित है, वैशाली भी आपके बिहार में है, लिच्छवी गण यहाँ का प्रमुख था जो है, और यहीं वैशाली कुल में जो है आपका कुंडलवन में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिपलावन के मौर्य, तो पिपलावन का मौर्य जो है ये गोरखपुर में, पिपलावन के मौर्य गोरखपुर में रहते थे जो है, और ये जो क्षेत्र है जो है बाद में यहीं पे मौर्य वंश के उदय का मैंने इतिहासकारों का कुछ साथ है, मौर्य जो थे यहीं के थे, इसलिए यहीं से मौर्य वंश का उदय हुआ। पावा के मल्ल थे आपके जो है, ये भी आपका बिहार में ही है जो है। तो पावा के मल्ल के यहाँ ही जो है महावीर स्वामी ने अपने अंतिम सांस ली थी जो है, जहाँ पे उन्हें वहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ था। कल हम लोगों ने जब क्लास में पढ़ा था तो इसकी चर्चा हुई थी जो है। कुशीनारा के मल्ल, तो कुशीनारा आपका कस्या में है, इधर आपका देवरिया साइड में है यूपी में, और यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को जो है अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी जो है, इसके कारण इसकी अपनी महत्ता है जो है। रामग्राम के कौली, ये आपके मिर्जापुर क्षेत्रों में आता है जो है, वहाँ के कौली थे, बहुत फेमस थे। केशपुत्र के कलाम, आपको पता होगा कि अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के गुरु थे जो है। सबसे पहले जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उन्होंने अलार कलाम के पास जाकर उन्होंने दर्शन की शिक्षा ली जो है, लेकिन उन्हें अपने गुरु से जो है आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वो दुखों को दूर करने का या दुखों का निदान का कोई मार्ग खोजना चाहते थे जो है, इसलिए वहाँ से वो चले गए। अलकप के बुली थे जो है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, और सुमसुमार के भग, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से जो है जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों की जो आपसी सीमाएं थी, आपसी जो विस्तार था जो है, उसका विस्तार हमको जो देखने को मिलता है दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो जनपद और महाजनपद हैं उनका विकास जो है आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उसका बस एक ही कारण था, गंगा के द्वारा लाया गया जो उपजाऊपन था जो है, इसके कारण यहाँ पे जीवन के विकास की उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हो पाई। हम सभी को पता है जो है जनसंख्या उत्तर भारत में अधिक क्यों है, क्योंकि जीवन जीने की जो सभी आवश्यक दशाएं हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं जो है। जहाँ भी जीवन जीने की दशाएं उपलब्ध होंगी वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। अगर हम वहीं रेगिस्तान की बात करते हैं, वहीं हम टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ जनसंख्या विरल होने का बस यही कारण है कि जनसंख्या के विकास के लिए अनुकूल संसाधन नहीं है। तो इस तरह से ना तो वहाँ मानवीय जनसंख्या पाई जाएगी, ना वहाँ पे किसी प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधों की जनसंख्या पाई जाएगी। तो इस तरह से उत्तर भारत का जो ये गंगा का मैदान था जो है, प्राचीन भारत में राजनीतिक राजवंशों का जो उदय होगा, और यहाँ तक पूरा प्राचीन इतिहास का सिरमौर बना रहेगा जब तक आपके जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत नहीं होगी, तब तक आपका उत्तर भारत पूरे भारत पर राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखेगा। तो बुद्धकालीन गणराज्य अपनी प्रजातांत्रिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते थे जो है वह सबकी सहमति से लिए जाते थे, सबका उसमें जो है मत होता था, सबको उसमें जो है बोलने का हक होता था, सबको उसमें डिबेट करने का, वोटिंग करने का अवसर प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से वे अपने चीज़ों पर सहमति बनाते थे। तो ये अपना सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेते थे। चुनाव प्रणाली से ये महत्वपूर्ण निर्णयों का निपटारा करते थे। तो शाक्य कुल में बुद्ध का जन्म हुआ, इसके कारण शाक्य कुल अत्यधिक पवित्र या प्रसिद्ध हुआ। कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई। वैशाली के लिच्छवी और पावा के मल्ल का संबंध जो महावीर स्वामी से है,
तो इस तरह से अपने समय में प्रारंभिक जनपद और गणराज्यों की जो है वह विशेष भूमिकाएं हमको देखने को मिलती हैं जो है। तो अगर हम इनसे प्रश्नों की बात करते हैं जो है, तो जो आप कुछ इसके प्रश्नों के प्रारूप को देख लीजिए जिससे पढ़ने में आपको असुविधा ना हो जाए। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो छठी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। 6 BC में हुआ था जो है। तो आपको स्क्रीन पर आंसर 5 BC, 6 BC, 6 AC और 6 यहाँ पे C और D एक ही हो गया है जो है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? B होगा, जिसमें आपका दिया गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपदों का उदय हुआ। तो कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंडरलाइन जो किया गया वही आंसर सही है। तो 16 महाजनपदों कुल 16 महाजनपद थे प्रारंभ में। महाजनपदों की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय मिलती है। तो तीसरे का आंसर आपका C सही है। चौथा जो आंसर है आपका, बुद्धकालीन गणराज्यों की संख्या कितनी थी? तो बुद्धकालीन गणराज्यों की कुल संख्या 10 थी जो है।